हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों, कक्षा 5वीं के लिए गणित की तैयारी, मतलब गणित के पेपर की तैयारी के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे एक मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें से आपको प्रश्न आने की संभावना है या प्रश्न नहीं आते हैं तो उस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे बच्चों। तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम प्रश्नों को। यहाँ पर लिखा है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं बच्चों। प्रश्न पहला है, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 100 है, तीसरे कोण का माप क्या होगा? तो टोटल योग 180 होता है बच्चों, तो उसमें से 100 है तो बचा कितना? 80। 100 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80। और तो हम ABCD में 80 ढूंढ लेंगे। ये है A 80, तो हमारा उत्तर हो गया A 80 आंसर। ठीक है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का हिस्सा होती है। तो एक रोटी को अगर हम 3 भागों में बांट देंगे बच्चों तो कितना हिस्सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि एक को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। तो 1/3 कहाँ पर है? ABCD में। तो ABCD में है 1/3 C नंबर पे, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों C। तो इस तरह आपको उत्तर ढूंढ ढूंढ के ऑप्शन के सही उत्तर लिखना है बच्चों। ठीक है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, 4 और 6 का साझा गुणज कौन सी संख्या है? गुणज हमने क्लासरूम में पढ़ा है बच्चों। तो यहाँ पर 4 और 6 का गुणज निकालना है। तो 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में क्या आता है जो कि ABCD में से एक संख्या होगी? तो आप देख लीजिए बच्चों। तो 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 भी होता है, इसलिए हमारा D वाला उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर पहाड़ा पढ़ के देख लेना बच्चों आप गुणज निकालने के लिए, कि 4 के पहाड़े में भी और 6 के पहाड़े में भी जो भी संख्या कॉमन होगी वो आपका उत्तर होगा। तो आप जब भी गुना जाता है तो ऐसा उत्तर ढूंढ लेना। प्रश्न चौथा है बच्चों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, जो बाहर का हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्षेत्रफल नहीं, आयतन नहीं, परिमाप। इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। जब जब भी ऐसी किसी आकृति के बारे में आएगा तो उसको बोलेंगे परिमाप। और हमारा उत्तर हो गया C नंबर का परिमाप। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5005 है? तो बच्चों A वाली संख्या क्या 5005 है? नहीं, ये तो 5050 है। B वाली 5505 है। C वाली 5005 है। तो हमारा C वाला उत्तर सही हो जाएगा। कैसे निकालोगे? 1000, 5000, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो हजार की जगह पे 5, तो 5005, और दाही और सैकड़े में कुछ नहीं बोला तो इकाई में 5 लिख देंगे, तो 5005 ऐसी संख्या हमारी हो जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक प्रश्न में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। तो देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 6वां है, एक वर्ष में खालिस्तान महीने होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 महीने होते हैं। ठीक है। प्रश्न 7वां है, सममिति अक्ष के दोनों ओर आकृतियां खालिस्तान जैसी होती हैं। तो सममिति अक्ष की दोनों ओर आकृति कैसी होगी? किसी आकृति को हम दोनों तरफ देखो तो वो एक जैसी होगी, तो हम लिख देंगे 1। प्रश्न 8वां है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 को खालिस्तान भी कह सकते हैं। तो गुना करके देख लीजिएगा बच्चों। ये संख्या का गुना करके देख लिए तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 में फिर से 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 8 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर लिख दिया 24। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है 8वें के जैसे, तो ऐसा गुना करके देख लेना बच्चों। इनमें एक दूसरे का गुना करके देखना और उत्तर निकाल लेना। 2 में 2 का गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। फिर 4 में 2 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। फिर 8 में 3 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो ऐसा हल करके देखना और फिर उत्तर निकालना बच्चों। प्रश्न 9वां है, वर्ग में खालिस्तान भुजाएं होती है। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है बच्चों? तो 4, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। प्रश्न 10वां है, 1 वर्ग मीटर बराबरी से, प्रश्न 10वां है बच्चों, 1 वर्ग मीटर बराबरी से खालिस्तान वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ वर्ग लिखा है बच्चों, है ना। क्या लिखा है? वर्ग, मतलब कि एक वर्ग रहेगा ऐसा वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हो गया।
यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका हम निकाल लेंगे, तो 100 गुना 100 करना पड़ेगा हमको। ये तो कितना हो जाएगा, गुना करने पे आ जाएगा 1 के बाद में 4 जीरो। ये तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 10,000 इस तरह से निकालने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ खालिस्तान में लिख लेंगे 10,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेके 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे बच्चों, जिनके उत्तर हमें छोटे छोटे देना है। प्रश्न 11 है, अंग्रेजी के कौन कौन से बड़े अक्षर समकोण बनाते हैं, बताइए। तो समकोण हम जानते हैं बच्चों कैसा होता है, ऐसा होता है। तो कौन कौन से अक्षर बनाते हैं, तो ई में देखो बच्चों समकोण कहाँ पर है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो इस तरह से ई हो गया हमारा समकोण। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, तो ए में तो समकोण नहीं होता है। ठीक है, बी में भी नहीं होता, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, और ई में समकोण होता है, तो हमने लिख दिया ई। इसके बाद में एफ में भी समकोण है बच्चों, तो एफ लिख दे। जी में समकोण होता क्या बच्चों, नहीं होता है। एच में समकोण होता क्या, हाँ ये कौन होता है ना समकोण, क्योंकि हम ऐसा ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ऐसा बने ऐसा बने। ठीक है, तो एच भी लिख दिया बच्चों हमने। फिर उसके बाद में आई, तो आई में नहीं होता, जे में भी नहीं होता, के में भी नहीं होता, एल तो एल में होता है, तो हमने लिख दिया एल। अब एम में बच्चों, तो एम में भी नहीं होता, एन में भी नहीं होता, ओ में भी नहीं होता है, पी में भी नहीं होता, क्यू में भी नहीं होता, आर में भी नहीं होता, एस में भी नहीं होता, टी में होता है। देखो ये वाला समकोण हुआ टी में, तो हम टी भी लिख देंगे। फिर यू में नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, तो इनमें किसी में भी नहीं है, तो हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से अक्षर निकल आए बच्चों, ये ई एफ एच एल और टी, 5 अक्षर निकल आए ABCD में, ए से लेके पूरा जेड तक। ठीक है, तो हमने लिख लिया। प्रश्न 12 है बच्चों, 7, 14, 21, 28, 35 किस संख्या के गुणज है। तो ये किस संख्या के गुणज है बच्चों, 7, 14, 21, 28, 35, तो ये 7 के गुणज है, संख्या 7 के गुणज है। क्योंकि ये सब संख्याएं किस में आती है, 7 के पहाड़े में, तो हम यहाँ लिख लेंगे संख्या 7 के गुणज है। प्रश्न 13 है बच्चों, 100 रुपए के नोट में 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे। तो बताइए बच्चों, 100 रुपए के नोट में अगर 10-10 के नोट हो तो कितने नोट होंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 100 में 10 का भाग दे देंगे, 10 एकम 10, बचा कितना, कुछ नहीं, उतारा 0, भाग नहीं जाता कभी 0, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10 नोट होंगे। तो हम लिख देंगे 100 रुपए के नोट में 10 रुपए के 10 नोट होंगे। तो ये तो आप ऐसे भी जानते हैं बच्चों कि 100 रुपए के नोट में अगर हम 10-10 के नोट ले तो कितने नोट आते हैं, 10 नोट आते हैं। तो इसको ऐसा उत्तर जमा के लिख देना बच्चों, अगर इस तरह के प्रश्न कोई आते हैं तो। अब प्रश्न 14 है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको ये ज्ञात करना है, आजू बाजू वाला परिमाप। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेंगे। हम लिखेंगे, दिया है वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, 400 की है, यहाँ पर दिया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 400 लिख देंगे। पहले से हम जानते हैं कि शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 है, तो 400 लिख देंगे, और बराबर से भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है बच्चों, 400 बराबर से भुजा का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है 400, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 400, और बराबर से भुजा गुणित भुजा, तो ये आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक भुजा कितने की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी तो 20। तो ये हो गया, चूंकि भुजा कितने की हो गई, 20 सेंटीमीटर की हो गई। तो अतः वर्गाकार शतरंज का परिमाप का सूत्र क्या है बच्चों, तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाता है, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा की लंबाई। तो हम लिख देंगे 4 गुना भुजा कितनी है हमारी, 20 है, तो ये 20 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 गुणित 20, तो यहाँ हल कर लेते हैं, 4 गुणित 20 हो जाएगा हमारा 80। ये 4 गुणित 20 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर आ गया 80 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग का परिमाप कितना हो गया बच्चों, तो 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
प्रश्न 15 है, संख्या 2 और 7 के साझा गुणक लिखो। तो 2 और 7 का गुणज निकालने के लिए बच्चों 7 का पहाड़ा देखेंगे हम, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्या 21, 7 चौक 28, 7 पंज 35, 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 आठी 56, 7 नम 63 और 7 दहम 70। अब इसमें देख लेते हैं कि 2 के पहाड़े में क्या क्या आ सकता है, वही साझा गुणक होगा। तो 7 तो नहीं आता, 14 आता है तो हमने 14 लिख लिया, ठीक है। फिर 21 भी नहीं आता, फिर 28 आता है क्योंकि इसमें इकाई में 8 है तो 28 भी लिख लिया हमने। फिर 35 नहीं आएगा, 42 आएगा तो 42 लिख लेंगे हम। इसके बाद 49 नहीं आएगा बच्चों, 56 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई में 6 है तो हम 56 भी लिख लेंगे। फिर 63 नहीं आएगा क्योंकि इकाई में 3 और 70 आएगा तो हमने लिख लिया 70। तो इस तरह साझा गुणज निकाल लिया। तो जब भी किसी संख्या का गुणज निकालना होता है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा लिख लेना और उसमें देख लेना कि छोटी संख्या के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है उसको लिख लेना बच्चों, ठीक है। और वो साझा गुणज हो जाएगा। तो प्रश्न 16 है बच्चों, एक नीली व्हेल जो समुद्र के अंदर रहती है उसका वजन हाथी के वजन से 35 गुना ज़्यादा है। तो नीली व्हेल का वजन कितने हजार किलोग्राम होगा यदि हाथी का वजन 5000 किलोग्राम हो। तो बच्चों देखो, जो व्हेल मछली है उसका वजन हाथी से 35 गुना ज़्यादा है, इसलिए हम हल के अंदर लिखेंगे हाथी का वजन 5000 किलोग्राम। तो नीली व्हेल का वजन कितना हो जाएगा, हाथी का 35 गुना ज़्यादा, तो 35 गुना 5000 कर देंगे, ठीक है। तो 35 और 5000 करने पर, तो यहाँ हम करके बता देते हैं आपको, 35 गुणित 5000, ठीक है। इसका गुना करके तो पहले 0 से करेंगे, तो 0 एकम 0 और 0 एकम 0, ठीक है। कट्टस लगाएंगे, फिर इस 0 से करेंगे तो 0 एकम 0 और 0 एकम 0, फिर से 2 0 आ जाएगा। फिर तीसरे 0 से करेंगे तो भी 0 एकम 0 और 0 एकम 0 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, 5 से कर लेंगे, तीनों से हो गए, इससे हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 से कर लेंगे, तो 5m 25 के पहले क्रॉस लगा लेंगे 3 बार, ये 5m 25 के 5 हासिल के 2 आ गया, ठीक है। फिर 5 दिया 15, 15 और 2 17, तो ये आ गया हमारा। अब जोड़ लेंगे 0 0 0 5 7 और 1, कितना आ गया, 1,75,000, ठीक है। याद रखना 175 और 3 0। तो प्रश्न 16 है बच्चों, एक नीली व्हेल जो समुद्र के अंदर रहती है उसका वजन हाथी के वजन से 35 गुना ज़्यादा है। तो नीली व्हेल का वजन कितने हजार किलोग्राम होगा यदि हाथी का वजन 5000 किलोग्राम हो। तो बच्चों देखो, जो व्हेल मछली है उसका वजन हाथी से 35 गुना ज़्यादा है, इसलिए हम हल के अंदर लिखेंगे हाथी का वजन 5000 किलोग्राम। तो नीली व्हेल का वजन कितना हो जाएगा, हाथी का 35 गुना ज़्यादा, तो 35 गुना 5000 कर देंगे, ठीक है। तो 35 और 5000 करने पर, तो हम करके बता देते हैं आपको, 35 गुणित 5000, ठीक है। इसका गुना करके फिर क्या करेंगे बच्चों, 5 से कर लेंगे, तीनों से हो गए, इससे हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 से कर लेंगे, तो 5m 25 के पहले क्रॉस लगा लेंगे 3 बार, ये 5m 25 के 5 हासिल के 2 आ गया, ठीक है। फिर 5 दिया 15, 15 और 2 17, तो ये आ गया हमारा। अब जोड़ लेंगे 0 0 0 5 7 और 1, कितना आ गया, 1,75,000, ठीक है। याद रखना 175 और 3 0। तो हमने लिख लिया 1,75,000 किलोग्राम। अतः नीली व्हेल का वजन 1,75,000 किलोग्राम होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आया समझ में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 17 से लेके 22 तक प्रश्न है बच्चों, ठीक है। इनका अंक है 3 नंबर। प्रश्न 17 है, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। तो हल में देख लेते हैं, चूंकि एक कुर्सी का मूल्य कितना बताया है, 350 रुपये, तो 350 रुपये, इसलिए 4 कुर्सियों का मूल्य 4 गुणित 350, तो 4 में
350 में 4 का गुना कर लेंगे बच्चों, तो 4 जीरो 4 4 4 पंचे 20 के जीरो, हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करने पे क्या हुआ बच्चों 1400, तो 1400 रुपये लिख लेंगे तथा एक मेज का मूल्य, ये तो खरीदी है कुर्सियाँ और साथ में क्या खरीदी है एक मेज जो कि 750 रुपये की। आप दोनों को जोड़ देंगे इसको और इसको। ठीक है, तो अतः कुसुम दुकानदार को 1400 धन 750, तो दोनों को जोड़ लो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ा तो जीरो, और 5 में जीरो जोड़ा तो 5, फिर 7 में 4 जोड़ा तो 11 का 1 हासिल का 1 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो हमने लिख लिया 2, तो इस तरह हो गया 2150 रुपये देगी। उत्तर क्या आ गया 2150 रुपये देगी। ठीक है, प्रश्न 18, नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। तो हल में पहला पूछा है समकोण का आधा, तो समकोण कितने का होता है बच्चों 90 अंश का होता है। तो इसका आधा निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, बचा 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, तो हमारा क्या हो गया 45 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण के बराबर होता है समकोण का आधा 1/2 गुणित 90 अंश। अभी जो हमने किया तो 45 निकल आया हमारा। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पूछा है बच्चों समकोण का 1/3, तो फिर से वही कि समकोण कितने का होता है 90 का होता है। 1/3 मतलब कितना होता है बच्चों 1/3, तो 90 भागित 3 हो जाएगा, तो 90 में 3 का भाग दे देंगे। तो 90 में क्या करेंगे बच्चों 3 का भाग दे देंगे, 3 तिया 9, बचे क्या कुछ भी नहीं, उतारा 0, भाग नहीं जाता का 0, तो ये 30 हमारा उत्तर आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये 30 अंश और ये हमारा उत्तर हो गया। समकोण का 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों तो 30 अंश हो जाएगा, 90 का 1/3 30 अंश। ओके, अब प्रश्न 19 है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो प्रत्येक कालखंड का समय कितना दिया है बच्चों 45 मिनट, घंटा कितने मिनट का होता है तो 60 मिनट का होता है। आप जानते हैं एक कालखंड का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे बच्चों जो 45 दिया है 45 भागित क्या कर लेंगे बच्चों 60 कर लेंगे। अब इसको काटो तो कितना हो जाएगा 15 से काट देते हैं सीधे सीधे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना 3/4, ये याद रखना 3/4। अब छोटे रूप में इसको काटा पीटी करके बताते हैं। अगर आपको डायरेक्ट 15 का नहीं आया तो हमारे क्या नियम है कि हम पहले 2 से देखेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 5 है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 नम 45 और ये 5 15 60, 5 12 सॉरी 60 में 5 का 5 एकम 5, बच्चे 1, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा। फिर 9 कैसे कटेगा बच्चों 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 आ गया हमारा 3/4। तो ऐसे आप टुकड़ों में भी काट सकते हैं या डायरेक्ट 15 से भी काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया हमारा 3/4। अब क्या पूछा है बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो अब उत्तर में हम लिख देंगे अतः 45 मिनट मतलब एक कालखंड 1 घंटे का 3/4 हिस्सा होगा। जो प्रश्न में पूछा है वही लिखेंगे। ये कहाँ से लिखेंगे, ये एक कालखंड 1 घंटे का कितना की जगह लिख देंगे 3/4 हिस्सा है। यहीं से देख के उत्तर यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, प्रश्न 21 है संख्या 60 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे वे सभी संख्याएं जिनका 60 में पूरा पूरा भाग जाए वे 60 के गुणनखंड होंगे। तो कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है बच्चों 60 में। अब देखो गुणनखंड वाला एक प्रश्न जरूर आएगा बच्चों, तो उसको ध्यानपूर्वक देखना कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखा है 60 में जिस भी संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा वो उसके गुणनखंड होते जाएंगे। तो हम 1 से देखना चालू करते हैं, 1 का भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाएगा, हाँ 4 का जाएगा क्या बच्चों, हाँ जाएगा 4 का भी, और 5 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है, 6 का भी पूरा पूरा चला जाता है, 10 का भी पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, अब 11 के पहाड़े में 60 आता क्या बच्चों, या 11 का भाग 60 में पूरा पूरा जाता क्या, तो नहीं, तो 11 हम
नहीं लिखेंगे। फिर 12 का बच्चों, तो 12 एक बार, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 आता है 12 का, तो 12 भी लिख लिया। उसके बाद में 13 के पहाड़े में 60 नहीं आता है, 14 के भी पहाड़े में 60 नहीं आता है, 15 के पहाड़े में 60 आता है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 के पहाड़े में नहीं आएगा, सीधे 20 के पहाड़े में आएगा। इसके बाद 30 के पहाड़े में आएगा। जब किसी संख्या की आधी संख्या आ जाती है, उसके बाद सीधे सीधे पूरी संख्या लिख देते हैं। मतलब 30 के बाद सीधा क्या लिख देंगे, 60, और ये निकल आए इसके गुणनखंड बच्चों। ठीक है, इस तरह इसके गुणनखंड निकाल लेंगे बच्चों। प्रश्न 22 है, यदि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये 50 पैसे है तो 1 दर्जन पेंसिल कितने रुपए की होगी? तो पहले तो बताओ बच्चों कि 1 दर्जन यानी कितनी होती है, तो 12 आती है 1 दर्जन में, तो 12 लिख लेंगे हम। अब एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 3 रुपये 50 पैसे है, तो 12 पेंसिल की कितनी होगी, तो 3 रुपये 50 पैसे में 12 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करने पे क्या आ जाएगा बच्चों, 42 रुपये आ जाएगा। करके बता देते हैं गुना आपको हम। 3.50 यानी 3 रुपये 50 पैसे में 12 का गुना करेंगे, तो 12 का पड़ा 12 एकम, 12 जीरो जीरो, 12 पंचे 60 के जीरो हासिल के 6, फिर 12 36, 36 और 6 42, ये हो गया। अब दशमलव कितने संख्या अंक के बाद लगे था बच्चों, अब यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगी है, तो हम उत्तर में भी दशमलव क्या करेंगे, 2 अंक के बाद लगा देंगे यहाँ पर। मतलब ये क्या होगा, दशमलव के बाद का कोई मतलब की बात नहीं, तो बचा हमारे पास का 42। तो दशमलव के बाद वाले जीरो का मतलब होता है 0 पैसे, तो हमारे रुपए कितने हो गए, 42 रुपए हो गए। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 दर्जन पेंसिल 42 रुपए की होगी। तो गुना करने पे क्या आ गया बच्चों, 12 गुनी 3.50 का 42 रुपये, अतः 1 दर्जन पेंसिल 42 रुपए की होगी। ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, प्रश्न 23 से लेके 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। प्रश्न 23 है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव में क्रमशः 5,000, 5,000, 4,000 एवं 6,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया जाए तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो इनको हम जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है, जोड़ने पे हमारा आ जाएगा। तो क्या है, सबसे पहला 5,000 है, फिर दूसरा भी क्या है 5,000 है, तीसरा है 4,000 और चौथा है 6,000। तो जोड़ो तो 0 0 0, 5 में 5 10 और 10 में 4 14 और 14 में 6 20। तो ये हो गया 20। तो कितना हो गया, ये इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 20,000 हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 20,000 रुपए। ठीक है, तो इतने रुपए कितने पीड़ितों को बांटना है, 25 पीड़ितों को बांटना है। तो 25 पीड़ितों में बराबर वितरित है, तो क्या करेंगे, 20,000 में भाग दे देंगे 25 का। 20,000 में भाग देंगे 25 से, तो दो संख्या में भाग नहीं जाता इसलिए तीनों ले लेंगे, 200 हो गया। तो 8 बार जाएगा 25, 8 200, बचे क्या, कुछ नहीं। एक जीरो का जीरो, उत्तर में भी जीरो उतारा, दूसरे जीरो का भी जीरो, उत्तर में जीरो उतारा, तो कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे 800 रुपये, उत्तर में लिखेंगे। अतः प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त हुए। कितने कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, 800 रुपये, हर किसी को 800 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ओके, प्रश्न 24 है, 28, 42 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 28 के गुणनखंड, 28 में किस किस का भाग जाता है बच्चों, तो 1 का, 2 का, 4 का, 7 का, 14 का और 28 का भाग जाएगा। फिर 42 के गुणनखंड में 42 में किस किस का भाग जाएगा, तो 1 का, 2 का, 6 का, 3 का, 6 का, 7 का, 14 का, 21 का और 42 का भी हमने बताया था ना बच्चों भाग देना वैसा। फिर 56 में 56 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, इसमें मतलब कि किस किस संख्या का भाग जाएगा, तो 1 का, 2 का, 4 का, 7 का, 8 का, 14 का, 28 का और 56 का, इतनी संख्या का इसमें भाग चला जाएगा। तो आगे देखते हैं, अब ये तीनों का निकल आया बच्चों। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी है।
तो ऐसी संख्या निकालना है हमको जो तीनों में है। तो क्या एक है तीनों में? हाँ, बड़ा साझा यानी सबसे बड़ी ऐसी संख्या निकालना है जो तीनों में है। तो हम इधर से देख लेते हैं बड़ी संख्या के तरफ से। तो क्या पहली संख्या है? नहीं है। दूसरी है? नहीं है। 21 28, फिर ये क्या है? 14 14 14 है। तो हमने लिख दिया, अतः तीनों संख्याओं में 14 संख्या सबसे बड़ी साझा गुणनखंड है। अब ये 14 तो बड़ी हो गई बच्चों सबसे, और देख लेते हैं क्या क्या साझा है। तो 7 भी साझा है, तीनों में 7 है, ठीक है। और क्या साझा है? 6 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 2 भी साझा है और 1 भी साझा है। तो क्या क्या आ गई? 1 2 7 और 14, ये साझा गुणनखंड हो गए। तो हमको सबसे बड़ा वाला लेना है, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है? हमारा 14 है, इसलिए हमने उत्तर में लिख लिया 14 सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। प्रश्न 25 है बच्चों, एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़े का कौन सा भाग होगा? तो हमें 2-3 आंसर निकालना है बच्चों। तो देख लेते हैं हल के अंतर्गत। एक पेंट बनाने में कपड़ा लगता है कितना? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये दिया है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मीटर धन 20 सेंटीमीटर, 1.20 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। आगे देख लेते हैं, 7 पेंट बनाने में कपड़ा लगेगा कितना? 7 गुणित 1.20, जो यहाँ पर आया था ना उससे गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद आ जाएगा 8.40 से गुना कर लेना बच्चों आप, ठीक है। तो एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़े का क्या है? 1/7 भाग है। प्रश्न 26 है, जैसे HWIMS को आधा घुमाने पर पुनः HWIMS प्राप्त होता है, वैसे ही दो ऐसे ही शब्द लिखे जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाए जैसे वे शब्द है। तो इनको घुमा देते हैं बच्चों, मतलब उल्टा अगर हम इसको करते हैं तब भी ये क्या बनता है? तब भी ये HWIMS इसको पढ़ा जाता है, यही बनता है। तो इसी तरह हमको भी कितने लिखना है बच्चों? दो ऐसे वाक्य लिखना है जिनको उल्टा सीधा एक जैसे होएगा। तो हम लिख लेंगे, जैसे इसमें HWIMS को आधा घुमाने पर पुनः HWIMS प्राप्त होता है, वैसे ही MOW और NOON शब्दों को आधा घुमाने पर पुनः वैसे ही प्राप्त होगा। इनको करके आप देख लेना बच्चों कॉपी में, ओके। उल्टा करना मतलब कि जो ऊपर है उसको ऐसा घुमा के नीचे कर देना, तो देखना कि क्या बनता है। तो वो वही का वही बनेगा जो लिखा है। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। हमारा पूरा पेपर हुआ हल। पेपर में 26 प्रश्न आए थे। तो बच्चों समझ गए आप, पहले से लेके 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, मतलब ABCD वाले रहेंगे। इनमें से हमें एक उत्तर छाट कर लिखना है। फिर 6 से लेके 10 तक जो प्रश्न रहेंगे बच्चों वो खालिस्तान टाइप के रहेंगे या छोटे प्रश्न रहेंगे, इन पे भी एक एक नंबर ही है। इसके बाद में बच्चों 11 से लेकर 16 तक जो प्रश्न रहेंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, मतलब छोटे छोटे उत्तर देने होंगे। और फिर 16 से लेके बच्चों 22 तक जो होंगे बच्चों वो प्रश्न होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद में 23 से लेके 26 तक बच्चों जो प्रश्न हो जाएंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी बड़े प्रश्न होंगे बच्चों। तो इनको इस हिसाब से हल हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने समझा बच्चों कि 1 से लेके 26 तक प्रश्न कैसे आते हैं और उन्हें कैसे हल करना होता है, और कितना स्पेस होता है, कितने नंबर उस पर होते हैं बच्चों। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिएगा, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि चौथी की पेपर भी हम यहाँ पर डालने वाले हैं, तीसरी के भी। तो आप अपने दोस्तों और भाई बहनों में से शेयर कर सकते हैं लिंक को सब्सक्राइब करके, जिससे कि वो भी हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके बच्चों, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की A ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के
प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।